सो मैम, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आया जिनको 6 महीने से एक हेडेक था और वो उसको अपने वर्क फ्रॉम होम के कंप्यूटर के काम करने से, अपने प्रेशर से, अपने स्ट्रेस से कनेक्ट कर रहे थे। इवेंचुअली कभी जाकर उन्होंने एमआरआई कराया तो उनको एक ब्रेन में 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकल कर आया। ब्रेन ट्यूमर की कोई एज नहीं है। ब्रेन ट्यूमर हम बहुत छोटे बच्चों में भी देखते हैं और 60, 70, 80 साल की उम्र में भी देखते हैं। कि ब्रेन ट्यूमर जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म, इसमें कभी कभी हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसमें हम एक स्पेशल रेडिएशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियो सर्जरी। तो इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? मतलब हम मशीन में ले जाके कोई सर्जरी करते हैं, ओटी में ले जाते हैं, या सिर्फ रेडिएशन के द्वारा? तो ये रेडियो सर्जरी टर्म का मतलब बताइए। तो फिर हम ब्रेन सर्जरी ही क्यों कराएं, रेडियो सर्जरी ही करा लें? कई बार अवेक सर्जरी करते हैं कि पेशेंट जब जग रहा होता है उससे बात करते हुए सर्जरी करते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो किस हिस्से में ऑपरेट कर रहे हैं और किस हिस्से पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा प्रतीत होने वाला सरदर्द यानी हेडेक एक गंभीर बीमारी जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की एक घंटी, एक संकेत हो सकता है? वेल, आपको डराना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको अवेयर करना। और आज इसी मुहिम में मैं डॉक्टर सुहेल कुरैशी एंड डॉक्टर विनीता मैम, जो हमारे यहाँ चीफ है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, आपके सामने प्रस्तुत हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कुछ आम बातें करने के लिए जो कि आपके मन में सवाल खड़े होते होंगे। सो मैम, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आया जिनको 6 महीने से एक हेडेक था और वो उसको अपने वर्क फ्रॉम होम के कंप्यूटर के काम करने से, अपने प्रेशर से, अपने स्ट्रेस से कनेक्ट कर रहे थे। इवेंचुअली कभी जाकर उन्होंने एमआरआई कराया तो उनको एक ब्रेन में 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकल कर आया और उनको फिर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए बोला गया। जब उन्होंने सर्जरी कराया तो उसमें उनको बाद में कुछ ऐसे फीचर्स दिखे जो कि रेडिएशन के लिए भी उनको सजेस्ट किया गया। तो आप मुझे बताइए कि आप हमसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर्स को डे इन एंड डे आउट देखती हैं, आपने इस फील्ड को पिछले 20 साल में कैसे बदलते हुए देखा है और क्या नया है इस फील्ड में जो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए? पहली तो 2 बातें मैं कहना चाहूँगी जो डॉक्टर सोहेल ने अभी आपको जानकारी दी। पहला तो पॉइंट ये है कि अगर किसी को लगातार हेडेक बन रहा है, 3 वीक्स 4 वीक्स हो गए हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका विजन स्टेबल है, तो अगर हेडेक परसिस्टेंट है, इट इज़ बेटर टू गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड। चाहे न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, चाहे आप एमआरआई कराइए, बेटर है कि हम उसको इग्नोर ना करें। ब्रेन ट्यूमर की कोई एज नहीं है। ब्रेन ट्यूमर हम बहुत छोटे बच्चों में भी देखते हैं और 60, 70, 80 साल की उम्र में भी देखते हैं। तो अगर कोई भी हेडेक है, वॉमिटिंग है, ड्राउजीनेस है, बिहेवियरल चेंजेस हैं कि वो पहले कुछ आजकल शब्द भूल जाते हैं बोलते हुए, या सडनली बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, या कोई फिट सीजर जैसा हो रहा है, इट इज़ बेटर टू गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। दैट इज़ माय फर्स्ट मैसेज। द सेकंड मैसेज इज कि ब्रेन ट्यूमर जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। उस ब्रेन ट्यूमर शब्द में खराब वाले, बहुत अत्यधिक खराब वाले कैंसर्स भी आते हैं और उसमें बहुत बेनाइन और साधारण कंप्लीटली क्योर होने वाले ट्यूमर्स भी आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आगे अपने इस पॉडकास्ट को हम सुने। तो मैम, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या सारे ट्यूमर्स ब्रेन के एक जैसे होते हैं? कैन वी क्लब देम एज अ कॉमन टर्म कि ये ब्रेन ट्यूमर है? क्योंकि इसके अंदर भी तो हो सकता है कि कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हो जिनसे हमें उतने घबराने की जरूरत ना पड़े और जिसमें शायद सर्जरी ही एकमात्र इलाज काफी हो। ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक बात है आपकी, एक अम्ब्रेला टर्म है। तो उसमें बेनाइन ट्यूमर्स भी आते हैं। ट्यूमर्स मतलब जो ना बढ़ते हैं, ना कैंसर करते हैं, ना फैलते हैं, और कुछ बहुत ख़राब वाले भी आते हैं और कुछ मिडिल वाले भी आते हैं। हर पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है, या तो बायोप्सी से पता चलता है, या कभी कभी हमें एमआरआई देख के भी पता चल जाता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जहां हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन कुछ बेनाइन ट्यूमर्स जैसे कि मेनिंजियोमा, श्वानोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, इसमें कभी कभी हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसमें हम एक स्पेशल रेडिएशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियो सर्जरी। रेडियो सर्जरी के द्वारा इनको क्योर किया जा सकता है। मैम, ये बड़ी नई टर्म है और मैंने भी जब इसको पहली बार सुना और मुझे पेशेंट्स ने पूछा तो मैं भी इस बारे में थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि ये सर्जरी है या ये रेडिएशन है, क्योंकि इन दोनों के समागम से ये वर्ड रेडियो सर्जरी बना है। तो इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? मतलब हम मशीन में ले जाके कोई सर्जरी करते हैं, ओटी में ले जाते हैं, या सिर्फ रेडिएशन के द्वारा? तो ये रेडियो सर्जरी टर्म का मतलब बताइए। रेडियो सर्जरी टर्म एक थोड़ा सा मिसनोमर है, आप बिल्कुल सही
सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली रेडिएशन है, देयर इज नो सर्जरी इन दिस। बट इसको रेडियो सर्जरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे सर्जन जब ऑपरेट करता है तो उसका जो स्कैल्पल या उसकी नाइफ है वो बिल्कुल प्रिसाइजली चलती है, वैसे ही इसमें रेडिएशन को बिल्कुल फोकस और प्रिसाइज करके दिया जाता है। सेकेंडली, जैसे सर्जरी को हम एक दिन में ही, एक बार में ही कर लेते हैं, अगर रेडिएशन को हम 1, 2 या 3 सिटिंग में कर लेते हैं तो उसको भी हम रेडियो सर्जरी का नाम दे देते हैं। सर्जरी का पर्पस होता है कि पूरा ट्यूमर निकाल देना वहां से, वैसे ही रेडियो सर्जरी का पर्पस होता है कि रेडिएशन के द्वारा ट्यूमर को पूरा अब्लेट कर देना, वहां खत्म कर देना। ये 3 कारणों से इसको रेडियो सर्जरी कहा जाता है। पर एक्चुअली इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है, इसमें कोई स्कैल्पल नहीं है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच इज मोर प्रिसाइज एंड विच इज गिवन ओवर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो मैम, नाउ दैट यू आर सेइंग अबाउट रेडियो सर्जरी, बहुत सारे पेशेंट्स के मन में एक ये बात भी आती है कि फिर हम ब्रेन सर्जरी ही क्यों कराएं, रेडियो सर्जरी ही करा लें। तो क्या अगर कोई मरीज किसी वजह से सर्जरी के लिए फिट ना हो, मान लीजिए उसके हार्ट की हेल्थ खराब है, वो एनेस्थीसिया नहीं ले सकता, या बहुत वृद्ध है, या बहुत कमज़ोर है, या परिवार के मन में डर है कि भाई हम उनको ब्रेन के अंदर सर्जरी नहीं कराने देना चाहते, तो क्या ये उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है कुछ सिनेरियोज में, या ये उसको सपोर्ट करने के लिए एक एडजंक्ट टूल है? सो नॉट ऑलवेज। जिस बीमारी का जो इलाज है वही करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे हर फील्ड में, हर मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसेस हैं, वैसे ही न्यूरो सर्जरी में भी मेजर एडवांसेस हुए हैं, जिससे आजकल ब्रेन की सर्जरी भी बहुत सेफ हो गई है। आजकल वो न्यूरो नेविगेशन गाइडेड सर्जरी करते हैं, कई बार अवेक सर्जरी करते हैं कि पेशेंट जब जग रहा होता है उससे बात करते हुए सर्जरी करते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो किस हिस्से में ऑपरेट कर रहे हैं और किस हिस्से पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो सर्जरी का फेयर भी निकालना है, रेडियो सर्जरी का फेयर भी निकालना है। हमें ये देखना है कि हमारे पेशेंट के लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। अगर सपोज पेशेंट मेडिकली अनफिट है तब हम प्लान बी की बात कर सकते हैं। अदरवाइज, एज आई सेड अर्लियर, ब्रेन ट्यूमर इज अ अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर मेनिंजियोमा भी आता है, इसके अंदर ग्लायोमा भी आता है, इसके अंदर एपेंडाइमोमा भी आता है। मतलब ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं। हाँ, लेकिन अब जैसे एक ट्यूमर आता है जिसका नाम है मेडुलोब्लास्टोमा, जो हम बच्चों में देखते हैं, ठीक है ना, कभी रेयरली एडल्ट्स में भी देखते हैं। तो मेडुलोब्लास्टोमा में ऑपरेशन भी करना है और उसके बाद उसकी रेडिएशन भी करनी है। सो आई थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट वी शुड नॉट ऑलवेज ट्राई टू जज कि हम एनेस्थीसिया और सर्जरी को अवॉइड करने के लिए रेडियो सर्जरी कर रहे हैं। बट हाँ, कभी कभी ब्रेन मेटास्टेसिस होते हैं, जहाँ पे कहीं कोई कैंसर है जो ब्रेन में फैल जाता है, अगर वो स्मॉल साइज़ का है तो वहाँ पे हम कई बार सर्जरी ना करके डायरेक्टली उसको रेडियो सर्जरी से भी ट्रीट कर सकते हैं। या कुछ श्वानोमाज ऐसे होते हैं जहाँ सर्जरी को अवॉइड करके रेडियो सर्जरी की जा सकती है। आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि इस तरह के केसेस को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके ये डिसाइड किया जाए कि हमारे पेशेंट के लिए, गिवन पेशेंट के लिए करेक्ट ट्रीटमेंट। मैम, फाइनल सवाल, बहुत सारे पेशेंट जो रेडिएशन से होके गुजरते हैं, वो ये आज से पहले की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 20-25 साल पहले, उनके मन में ये रहता है कि रेडिएशन के भी दुष्प्रभाव होते हैं और रेडिएशन से कई बार डिमेंशिया, बातों को भूल जाना, चीज़ों का याद ना रहना, इस तरीके के पर्सनैलिटी चेंजेस, क्योंकि पुराने ज़माने की रेडिएशन में और आज की रेडिएशन में शायद बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स मरीज एक्सपेक्ट करे, और ये फील्ड साइड इफ़ेक्ट्स के सिचुएशन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है? सो रेडिएशन, हमारा जो ब्रेन है, पहली बात हमें समझना है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। सपोज ट्यूमर है ही ऐसे एरिया में जिसका काम है से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, या हमारी जो वर्ड फॉर्मिंग पावर है उसको कंट्रोल करना, या हाथ या पैर की किसी ताकत को कंट्रोल करना, और वही ट्यूमर आ गया है, वही एरिया अफेक्ट हो गया है, तो चाहे हम सर्जरी करें चाहे रेडिएशन करें, कुछ ना कुछ उस फंक्शन का में कमी आएगी। बट पहले जिस तरह से रेडिएशन एक बड़े एरिया को दी जाती थी, आजकल रेडिएशन बिल्कुल लोकलाइज करके जब हम देते हैं तो जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स थे ब्रेन के एक्स्ट्रा रेडिएशन से, वो कम हो गए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर सोहेल, कई बार ब्रेन की रेडिएशन में पेशेंट्स का हेयर फॉल नहीं होता। वाओ। और अगर हेयर फॉल होता भी है तो माइनर हेयर फॉल होके 4 to 6 मंथ में वो हेयर वापस रीग्रो कर जाते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू लुक नाइस एंड प्रेजेंटेबल इन द सोसाइटी। सो आई थिंक दिस फियर हैज टू बी सेटल्ड। सो आज हमने आपके सामने एक बहुत ही साधारण से होने वाले हेडेक से कैसे एक ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस हो सकता है और उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में बात करी। आई एम श्योर कि आपके दिल में इसके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा या आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, प्लीज पुट इट इन योर comment in our comment section, and we'll be happy to get back to you and stay connected for more such information.